हेलो दोस्तों, यदि किसी को हार्ट का वाल्व सिकुड़ गया है यानी वाल्व स्टेनोसिस है तो ऐसे लोगों में सर्जरी कब प्लान करनी चाहिए, क्या इंडिकेशंस होते हैं जब इस तरह के पेशेंट्स को हमें सर्जरी के लिए भेजना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। यूजली वाल्व स्टेनोसिस में ज़्यादातर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस और कभी कभार ट्राइकास्पिड वाल्व स्टेनोसिस, ये चारों इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट के यही 4 वाल्व्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एओर्टिक और माइट्रल वाल्व है। कंपैरेटिवली पल्मोनरी और ट्राइकास्पिड वाल्व थोड़े कम कॉमन है स्टेनोसिस होने के लिए। आज हम बात करेंगे कब इस तरह के पेशेंट्स को हमें सर्जरी के लिए भेजना चाहिए, क्या सिम्टम्स या क्या इंडिकेशन ऐसे होते हैं जब पेशेंट को हम दवा पर चला सकते हैं और कब सर्जरी को भेजना चाहिए, जल्दी और लेट सर्जरी करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सब चीज़ों को हम बात करेंगे ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि क्या आपके पेशेंट को सर्जरी करवाने की ज़रूरत है या नहीं और किस स्टेज में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि ये टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट की सेपरेट इंपॉर्टेंस है। यदि आप टॉपिक पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हर पॉइंट को देखें ताकि आप टॉपिक को पूरा समझ सकें और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया सर्जरी करवाने के लिए ये है कि यदि किसी को वाल्व जो स्टेनोसिस है वो बहुत सीवियर है तो सर्जरी करनी चाहिए। वाल्व स्टेनोसिस सीवियरिटी का बेसिकली मतलब ये है कि वाल्व स्टेनोसिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, यानी कि थोड़ा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। जब स्टेनोसिस सबसे ज़्यादा वाली कैटेगरी में आ जाए तभी सर्जरी के लिए जाना है। माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में यदि आप सर्जरी करने को जाते हो तो पेशेंट को फ़ायदे के बदले कई बार नुकसान भी हो सकता है, खासकर तब जब आप ओपन हार्ट सर्जरी को प्लान कर रहे हो। ऑब्वियसली माइल्ड वाले स्टेज में तो कई बार दवाएं भी नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें ज़्यादातर में दवा देने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादातर आप मैक्सिमम इसमें दवा ही दे सकते हो, पर सर्जरी का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। मॉडरेट और सीवियर वाला कैटेगरी में सर्जरी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर सर्जरी सीवियर कैटेगरी वाले केसेस में ही की जाती है। मॉडरेट में अगर कोई और कारण से आप सर्जरी कर रहे हो या कोई और स्पेसिफिक इशू है जहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा दवाओं द्वारा तो ही सर्जरी की जाती है, नहीं तो नहीं। जल्दबाजी में यदि आप सर्जरी करने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन बिगड़ भी सकती है और सर्जरी के बाद जो कंडीशन अभी है उससे भी ज़्यादा डिटोरिएट हो सकती है, पेशेंट की हालत पहले से और ख़राब भी हो सकती है। इसलिए इस तरह के पेशेंट में आपको ये कोशिश करनी है कि आप जब पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और वाल्व स्टेनोसिस ज़्यादा सीवियर है तभी सर्जरी को प्लान करें। बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दबाजी में सर्जरी करना इस तरह के पेशेंट्स में फ़ायदा का सौदा नहीं होता, उल्टा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सिम्टम्स हैं यानी तकलीफ़ है तो ही सर्जरी करनी चाहिए। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर छाती में दर्द है, चलने में सांस फूल रही है, चलने में चक्कर आ रहे हैं, चलने में बेहोश हो रहा है, चलने में बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी हो रही है, यदि इस तरह के कोई फीचर्स हैं तो ही ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम नहीं है और अगर उसको मॉडरेट टू माइल्ड स्टेनोसिस है तो वैसे केस में तो बिल्कुल सर्जरी नहीं करनी है। सिम्टम्स अगर हैं तो ही सर्जरी के लिए ज़्यादा जाना चाहिए। हालांकि अगर सीवियर स्टेनोसिस हो तो कभी कभार डिसीजन इस बेसिस पे भी लिया जाता है कि अगर हम सर्जरी के लिए वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के बढ़ने का या बिगड़ने का वेट करते हैं तो कभी कभार पेशेंट की हालत तब तक बहुत बिगड़ सकती है और हार्ट फेलियर ना मैनेज हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। पर ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक पेशेंट में यही कोशिश की जाती है कि आप पेशेंट को कुछ टाइम तक दवा पर रखिए। यदि पेशेंट को आप दवा पर रखते हो तो काफ़ी केसेस में सिम्टम्स उसके मैनेज किए जा सकते हैं और कई सालों तक आप चला सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, कई बार सर्जरी के बाद कंडीशन पहले जो थी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सर्जरी के बाद आर्टिफिशियल वाल्व अगर लगाया जाता है तो उसको मैनेज और मेंटेन करने की बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, उसको भी मैनेज करना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर है, जिस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है कि बहुत हड़बड़ाहट में सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं है। सीवियर वाल्व स्टेनोसिस हो और सिम्टम्स हो तो डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाना चाहिए, और वो भी तब जब वो सिम्टम्स दवाओं द्वारा मैनेज नहीं हो पाए। हाँ, कुछ केसेस में अगर ऐसा है कि पेशेंट को लगता है तो कार्डियोलॉजिस्ट को या सर्जन को कि ये पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा है और अगर हम सर्जरी के लिए और ज़्यादा लेट करते हैं तो पेशेंट की हालत ख़राब हो सकती है, तो सर्जरी के लिए जाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के हर केस को इंडिविजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में ये पर्टिकुलर इशू है और यदि हम जल्दी करते हैं तो ये फ़ायदा है, लेट करते हैं तो ये नुकसान है। ये सारी चीज़ों को काउंटर बैलेंस करके या डिस्कस करके ही डिसीजन लिया जाता है कि सर्जरी के लिए जाना है या अभी और कुछ टाइम वेट करना है।
एटलीस्ट मैं ये फॉलो करता हूँ कि ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को साल 6 महीना में दवा का ट्रायल ज़रूर देता हूँ, ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि दवाओं द्वारा इसे मैनेज किया जा सकता है या नहीं। यदि नहीं हो पाता है तो फिर सर्जरी की जाती है। काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स हैं मेरे जो काफ़ी सालों से भी काम चला रहे हैं और बगैर सर्जरी भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पर ऑब्वियसली इसमें शर्त ये है कि फॉलोअप बहुत स्ट्रिक्ट और रेगुलर होना चाहिए और हर बार इको होना चाहिए। अब अगर इस तरह के पेशेंट को आप सिर्फ ये बोल के घर भेज देते हो कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, घर जाओ, और 2 साल बाद वो पेशेंट वापस आता है, तब तक बहुत डिलेट हो जाएगा और कंडीशन बहुत बिगड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट आपके पास रेगुलर फॉलोअप में आते रहे, हर 2-3 महीने में आप उसका एक रूटीन स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन करते रहें, कि इको देखते रहे, तो आप ज़्यादातर जज कर सकते हो कि पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है नहीं। मान लीजिए अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है या पेशेंट को ओवरऑल सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और दवा से मैनेज नहीं किए जा सकते हैं, तो सर्जरी करना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए ऐसा अंदेशा होता है कि अगर हम पेशेंट को वेट करेंगे और उसकी हालत बिगड़ जाएगी, तो भी सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा हम पेशेंट का रेट ऑफ प्रोग्रेशन भी देखते हैं। मान लीजिए अगर उसको कोई वाल्व का प्रॉब्लम है और वो स्टेबल है, काफ़ी सालों से स्टेबल है और मॉडरेट कैटेगरी वगैरह में है, तो हम उसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं दवा पर। हर 3-3 या 4-4 महीने में या 6 महीने में हम उसका इको देखते रहते हैं, और अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम उसे कई सालों तक भी दवाओं पर चला सकते हैं। पर हमें कंटिन्यूसली उसका कंडीशन देखते रहना पड़ेगा इको द्वारा कि कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है। यानी जो वाल्व का ग्रेडियंट था, अगर वो पहले 10 था, तो अगर वो अभी 15 और अभी 20 होते जा रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन बिगड़ रही है। अगर दवाओं के बावजूद भी आप उसे वापस कम नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब कंडीशन बिगड़ रही है, तो सर्जरी को जाना पड़ेगा। मान लीजिए वाल्व का अगर एरिया पहले 1.5 था, अभी अगर कम होकर 1.3 हो गया, 1.2 हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन बिगड़ते जा रही है, तो सर्जरी को जाना पड़ेगा। अगर 1.5 था और सालों से 1.5 ही मेंटेन्ड है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, ग्रेडियंट्स भी ठीक ठाक है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये ग्रेडियंट का कैलकुलेशन और जो एरिया का कैलकुलेशन है वो इको में किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा आप जज कर सकते हो कि वाल्व का एरिया, यानी बीच का जो स्पेस बचा हुआ है वो कितना है, जिसे वाल्व एरिया बोलते हैं। और ग्रेडियंट का बेसिकली मतलब है कि दोनों चेंबर्स के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। यानी मान लीजिए आपने माइट्रल वाल्व लिया, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है, जिसके कारण लेफ्ट एट्रियम को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने के लिए। मान लीजिए अगर प्रेशर डिफरेंस 5 है, तो यानी 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजने में। यदि 10 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। यदि 15 है तो 15 जनरेट करना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा लेफ्ट एट्रियम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को धक्का देने के लिए। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये 15 या 20 का कट ऑफ ज़्यादातर होता है। 15 से ऊपर अगर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो उसको सीवियर कैटेगरी में माना जाता है और वहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, यदि पेशेंट को सिम्टम्स हो और यदि ग्रेडियंट को आप दवा द्वारा कम नहीं कर पा रहे हैं। तो तुरंत जैसे आपने ग्रेडियंट 15 देखा सर्जरी को भेज दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स को कभी कभार सडनली ग्रेडियंट ज़्यादा मिलता है और आप उनको दवाओं से मैनेज कर सकते हैं। पर हाँ, अगर नहीं मैनेज हो पा रहा है और कंटिन्यूसली ग्रेडियंट उससे ज़्यादा रह रहा है और हार्ट की कंडीशन बिगड़ रही है, आपने फॉलोअप देखा, कंडीशन बिगड़ते जा रही है, ग्रेडियंट 15 से 20 और 25 होते जा रहा है, तो सर्जरी करना पड़ेगा। एओर्टिक वाल्व में वैसे ही ग्रेडियंट अलग कैलकुलेशन होता है। एओर्टिक वाल्व में जो ग्रेडियंट होता है, माइट्रल वाल्व में 15 का कट ऑफ है, एओर्टिक वाल्व में माइल्ड एओर्टिक स्टेनोसिस बोलने के लिए 20 to 40 ग्रेडियंट होना चाहिए, मॉडरेट बोलने के लिए 40 to 60 होना चाहिए, सीवियर बोलने के लिए 60 से ज़्यादा है। यदि ग्रेडियंट 60 से ज़्यादा है तो सर्जरी को भेजना चाहिए, वो भी तब जब पेशेंट के सिम्टम्स ज़्यादा हैं और वो भी तब जब पेशेंट का बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा है और वो ग्रेडियंट्स को आप दवाओं द्वारा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो सर्जरी को भेजना पड़ेगा। या जब पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है, उसका पंप फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, तो सर्जरी को भेजना पड़ेगा। पर ये सभी केसेस में सर्जरी के लिए जब आप वेट करते हैं तो ये रिस्क रहता है कि कंडीशन इस वेटिंग पीरियड में बिगड़ सकती है, तो आपको रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा, हर 2-3 महीने में इको करते रहना पड़ेगा और उसमें अगर बिगाड़ दिख रहा है तो सर्जरी करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसलाइन ही कंडीशन बहुत ख़राब होता है, जब आपके पास पहली बार आते हैं तभी वो हार्ट फेलियर में होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वेट कर सकता है या नहीं। ये डिसीजन पेशेंट के लिए लेना थोड़ा मुश्किल है, ये डिसीजन ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट ले सकता है। और मेरा सजेशन ये होता है कि ज़्यादातर इस तरह के केस में सर्जरी जब करने की बात आती है तो आप 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट को डिस्कस करके फिर डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब 3 कार्डियोलॉजिस्ट को आपने डिस्कस किया और 3 में से 2 बोल रहे हैं या 5 को आपने डिस्कस किया, 5 में से 4 बोल रहे हैं कि सर्जरी करना है, तो आप सर्जरी को जा सकते हैं। और यदि 5 को आपने डिस्कस किया और 5 में से 4 बोल रहे हैं कि अभी वेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा और वेट कर सकते हैं। लेकिन वो वेट करने की शर्त वही होगी कि बार बार चेक करना ज़रूरी है। जब आप उसको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के 2 से 5 साल के बाद घर से आते हो डॉक्टर के पास और उसके बाद दिखाने आते हो, तो फिर कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए हर 1-2 महीने में एटलीस्ट आपको डॉक्टर को दिखाते रहना है। उस डॉक्टर को दिखाते रहे जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक डॉक्टर को दिखा तो रहे हो लेकिन उस पर आपको ट्रस्ट नहीं होता है,
आप उसके ओपिनियन को उतना वैल्यू नहीं करते हो, तो फिर आप उसको फॉलो करना नहीं चाहते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जिस डॉक्टर पर आपको ट्रस्ट है और आपको लगता है कि वो आपके साथ सही न्याय करेगा और सही समय पर आपको डिसाइड दे पाएगा कि सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं, तो उसको फॉलो करते रहिए। जब कभी भी वो बोलता है कि हाँ आप सर्जरी करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप 1 या 2 डॉक्टर को डिस्कस कर सकते हो, और उस समय अगर सबका ओपिनियन यही है कि हाँ सर्जरी करना चाहिए, तो फिर आप सर्जरी के लिए जा सकते हो। अगर डॉक्टर बहुत ही अच्छा आपको ट्रस्टवर्दी लगता है, तो फिर एक डॉक्टर के ओपिनियन पर भी आप सर्जरी कर सकते हो। पर हाँ, सर्जरी बड़ा डिसीजन है, काफ़ी बार सेकेंड ओपिनियन लेना वैल्यूएबल होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन का। यदि हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है और वो स्टेबल मेंटेन रह रहा है, तो सर्जरी वेट कर सकती है। यदि पंप फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, माने पिछली बार 55% था, अभी 50 हो गया, उसके 3 महीने बाद 45 हो गया, और वो दवाओं द्वारा भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, दवाओं के बावजूद भी वो पंप फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। यानी पंप फंक्शन का डिटोरिएशन, यानी एलवी फंक्शन या आरवी फंक्शन का डिटोरिएशन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि सर्जरी करनी है या नहीं। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को रिदम प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि उसको अरिथमिया, खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन अगर डेवलप हो गया, तो वैसे पेशेंट को भी सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो उसके बाद कई बार कंडीशन जल्दी बिगड़ने लगती है, तो वैसे पेशेंट को अगर रिदम प्रॉब्लम्स हो गया है तो उसको और ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है, और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यदि रिदम प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर डेफिनेटली सर्जरी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को साथ में नलियों का ब्लॉकेज भी है, कोई और वाल्व की प्रॉब्लम भी है, या कोई और अलग तरह की प्रॉब्लम है, कोई छेद की है, कोई और ऐसी हार्ट की बीमारी है जिसके लिए कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है, तो वैसे केस में आप थोड़ा सा जल्दबाजी करके सर्जरी कर सकते हो। क्योंकि वैसे केस में होगा ये कि बाई चांस अगर आपने वाल्व का एक वाल्व थोड़ा कम खराब है, एक थोड़ा ज़्यादा खराब है, एक बहुत ज़्यादा खराब है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो सबसे ज़्यादा खराब है उसको सर्जरी कर दिया और बाकी को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि फिर 6 महीने बाद या साल भर के बाद जब वो दूसरा वाल्व तकलीफ देगा तो रिपीट सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उस समय ये किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा खराब है उसको तो ट्रीट करना ही है, और जो मॉडरेट लेवल पर है उसको भी आप ट्रीट कर सकते हो। पर ये डिसीजन भी इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। हर केस में हर वाल्व जो थोड़ा भी खराब दिखे सबको ऑपरेट कर देना और निकाल के फेंक देना, ये बहुत गलत डिसीजन होता है और इसका फिर पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए ये डिसीजन बहुत समझदारी द्वारा लिया जाना चाहिए। ऑब्वियसली पेशेंट के लिए लेना डिसीजन मुश्किल है, पर ये मल्टीपल डॉक्टर्स अगर डिसाइड करें, प्रॉपर पैनल बैठे, कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन डिस्कस करके डिसाइड करें, तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिए जाते हैं। यदि एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है तो उसमें कई बार बायस होने का चांस ज़्यादा होता है कि वो कई बार गलत डिसीजन भी ले सकता है, तो इसलिए 2-3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन कंट्रीज़ में एक कार्डियक पैनल सिस्टम होता है, जहाँ पे हर पेशेंट को पूरा पैनल रखा जाता है, कि जहाँ मल्टीपल कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, सर्जन सब मिलकर बैठते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें कोई भी बायस होने का चांस कम रहता है कि कार्डियोलॉजिस्ट का बायस है कि सर्जन का बायस है, उसको जल्दी सर्जरी करनी है, वैसा नहीं होगा, और एक बैलेंस डिसीजन लिया जाता है। अगर एक ही डॉक्टर को आप मिलते हो तो फिर उसमें थोड़ा सा गलत डिसीजन होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर अपने इंडिया में उतना पैनल सिस्टम कॉमन नहीं है, बहुत कम ही हॉस्पिटल्स में ऐसा हो पाता है। इसके अलावा कई बार इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कि मान लीजिए कोई पेशेंट की अगर रिक्वायरमेंट है कि वो चाह रहा है कि जल्दी सर्जरी करना है, या पेशेंट की प्रेफरेंस है कि वो चाह रहा है कि लेट सर्जरी करना है, तो उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जो भी डॉक्टर का डिसीजन है वो पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाएगा कि आपके केस में जल्दी क्यों ज़रूरी है या लेट क्यों ज़रूरी है, और फिर पेशेंट की राय भी जानी जाएगी। पेशेंट अगर राय देता है कि हाँ जल्दी करना है सर्जरी तो कर दीजिए, अगर पेशेंट कहता है कि नहीं अभी मैं वेट करना चाह रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा और दिन दवा पे चलाना चाह रहा हूँ, मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, या सर्जरी के बदले मुझे बलून वाल्वोटोमी करानी है, या जो परक्यूटेनियस सर्जरी वाली आती है यानी बगैर सर्जरी के जो वाल्व को चेंज किया जाता है वैसा कुछ करवाना है, तो वो डिसीजन में भी पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, उसको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, फिर पेशेंट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि सर्जरी करनी है नहीं। तो यानी डॉक्टर का फैक्टर, सर्जन का फैक्टर, इंटेंसिविस्ट का फैक्टर, पेशेंट का फैक्टर, और ओवरऑल पेशेंट की वाल्व की क्या हालत है, क्या सिम्टम्स है, क्या रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, क्या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन है, कितने अरिथमियाज हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने का अंदेशा है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही डिसाइड किया जाता है कि कब सर्जरी करनी है। क्योंकि वाल्व की सर्जरी अपने आप में थोड़ी बड़ी सर्जरी है, इसमें कभी कभार जल्दबाजी करना भी डेंजरस है और बहुत लेट करना भी डेंजरस है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। वाल्व के स्टेनोसिस संबंधित या वाल्व रिगर्गिटेशन संबंधित भी हमने वीडियोस की अपने चैनल पर, ज़रूर चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।